हेलो एवरीवन, कक्षा 9 सब्जेक्ट सीरीज इसका थर्ड जो चैप्टर था संविधान निर्माण। उससे पहले हम लोग जान लेते कि हमने इसमें पढ़ा क्या था। तो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ा था, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को देशद्रोह के खिलाफ यानी उन पर मुकदमा चलाया गया था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में देशद्रोह किया है, इसीलिए उनमें शासन व्यवस्था यानी वहाँ की शासन व्यवस्था, गोरों की शासन व्यवस्था का विद्रोह किया था, रंगभेद नीति अपनाई थी, इसीलिए उन्हें आजीवन कारावास दिया गया था। अब यहाँ पर यह होता है कि दक्षिण अफ्रीका में जब गोरों से छुटकारा पाया गया तब वहाँ पर संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसी प्रकार से हमने अपने भारतवर्ष के भी संविधान की प्रक्रिया देखी थी। अब उसका 2.4 का हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। यानी हमने जब अपना संविधान बनाया था तब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और अन्य लोगों ने मिलकर ये संविधान बनाया था। उसमें किस किस प्रकार के प्रारूप, प्रस्तावना ये सब रखा था, हमने इसके पिछले वीडियो में देख लिया है। अब यहाँ पर हम 2.4 देखेंगे। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना, यानी हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर निचले तबके से थे, तो उनके साथ शुरुआत से ही भेदभाव हुआ था, भेदभाव और गैर बराबरी हुआ था, जिसकी वजह से जब उन्होंने संविधान का निर्माण करने की शुरुआत की थी तब उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा था कि इस प्रकार की नीति आगे भविष्य में न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना संविधान बनाया था। जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। उनके विचार संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उन्होंने संविधान निर्माण किया था तो हमारा जो भारतवर्ष है वो भेदभाव रहित हो, यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे, चाहे वो जाति हो, चाहे रंग हो, चाहे खून हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे। इस बात को इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने संविधान निर्माण किया था। तो यहाँ पर उनका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होने पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर ये नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। तो ये आपकी बुक में दिया गया है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ है संविधान का दर्शन। यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से समान बनाने के लिए उसमें विरोधाभास न उत्पन्न हो, इस हिसाब से हमारे संविधान का निर्माण करने का प्रयास किया था। अब आया हमारा संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है।
संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। कहा भी जाता है कि प्रस्तावना यानी संविधान की प्रस्तावना उसका हृदय है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत शामिल है, जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करते हैं। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। हाँ, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या क्या रखा गया है तो देखिए यहाँ पे दिया है, हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। अब हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ से जो कुछ भी लिया गया है, अमेरिका से या संविधान के कुछ संविधान के जो नियम कायदे कानून है हमने दूसरे देशों से भी लिया है, तो यहाँ उसी के बारे में बताया जा रहा है। अपने इतिहास के हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं। इसके पहले हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, वहाँ रंगभेद नीति के कारण यानी काले और गोरों की वजह से गोरे लोग काले लोगों का विरोध करते थे, उनकी संपत्ति हड़प लेना आम बात थी। तो यही बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। यहाँ की विविधता से जुड़े, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन नीति और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो, जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभुत्व देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। अब यहाँ पे दिया है भारत का संविधान यानी उसकी उद्देशिका यानी प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हाँ, यानी कहने का तात्पर्य है हमारे संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, धर्म को चुनने का अधिकार यानी धार्मिक अधिकार, इस प्रकार से जो अधिकार दिए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार का हनन न हो, इस बात की भारत के प्रस्तावना में इस बात को रखा गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर या जाति के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा और अवसर में यानी समानता दी जाएगी। उसमें जाति के आधार पर उसे नेग्लेक्ट या अनदेखा नहीं किया जाएगा। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मवित करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि शुरुआत में दिया है प्रभुत्व संपन्न। हाँ, तो उसका आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा कि प्रभुत्व संपन्न का वहाँ पर अर्थ क्या होता है। एक बार बस मैं बता दे रही हूँ। हाँ, यानी लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का उसमें अधिकार है। अब इसमें हर एक यानी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इन सब का यहाँ पर अर्थ दिया गया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।
देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में कितना विस्तृत है, यानी उसका एक धारा ही होगा, उसका भी ABC और अलग अलग एक बहुत ज्यादा दस्तावेज मोटा सा है। 2 साल जिसे बनाने में समय लगा, तो कारण यही होगा ना कि इतना लंबा समय लगने का कि वो दस्तावेज काफी विस्तृत है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। सही भी है, हमारा संविधान लिखित संविधान है, तो इसमें बदलाव के लिए हमें कुछ प्रावधान करने पड़ते हैं, कुछ नियम कायदे कानून है। लेकिन जिस समय जब ये संविधान बनाया गया था, तो ठीक उसके विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं। न हमेशा प्रकृति या दूसरे देश से जब आक्रमण होता है एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए हमारे संविधान में यह प्रावधान रखा गया है कि मतलब बदलते हुए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव किया जा सके। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सके वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा, यानी संविधान हमें ये बताता है कि हम किस प्रकार से किसी शासक का चुनाव कर सकते हैं, यानी चुनाव करने के बाद उसे किस प्रकार से बदल सकते हैं। अगर क्योंकि हमारे संविधान में है कि एक शासक चुनने के बाद उसे 5 साल के बाद बदला जा सकता है, लेकिन अगर हमें लगता है कि वो शासक ठीक नहीं है तो उसे 2 साल या 3 साल के बाद बदलना है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार से क्या प्रावधान करना पड़ेगा, इसकी भी बातें उसमें लिखी गई है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं तीनों पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझेंगे कि कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपको अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने जो कुछ भी संविधान में देखा सुना, इसमें हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हमारा अध्याय, इसके क्वेश्चन आंसर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। जो डाउट होगा आप अपने व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।